आज हम आपको प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा के लिए अभिशंसित पदक्रम यानी जब कहीं पर दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना के समय हम कौन कौन से स्टेप को ध्यान में रखें, क्या करें, किसको सूचना दें, इसके बारे में हम अध्ययन कराएंगे। मान के चलो कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं पर आग लग जाती है, कोई चोट मतलब क्षतिग्रस्त उसकी अस्थि भंग हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले हम ये देखें कि दुर्घटना हुई है तो उसका कारण क्या है। मान लो आग लगी है और आग लगी है वो हो सकता है किसी मानव के द्वारा लगाई हो सकता है शॉर्ट सर्किट के द्वारा हुई हो सकता है गैस के द्वारा हुई। पहले उस कारण का पता अवश्य लगाएं। अन्यथा जैसे कि मान लो शॉर्ट सर्किट से आग लगी और आपने क्या किया, उसको आग को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और आपने उसको पानी मारना और शुरू कर दिया। उस समय क्या होगा, पानी मारते ही उसमें धारा प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो भी पानी बुझाने के लिए आप यूज करेंगे या जो व्यक्ति यूज करेगा उसको शॉर्ट सर्किट यानी विद्युत के करंट से खतरा हो सकता है, उसको खतरा होगा। तो इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे, यदि कहीं पर भी दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले पुलिस को सूचना दें। मैं कहूंगा सबसे पहले पुलिस को सूचना दें। वैसे मैंने सी नंबर पर लिखा है लेकिन फिर भी मैं बताना चाह रहा हूं, पुलिस को सूचना दें और पुलिस को जानकारी दें कि इस जगह पर इस गाड़ी संख्या द्वारा इस मार्ग पर यह दुर्घटना हो गई है। पहले ये डायल 100 था और अब ये डायल 100 चेंज होकर के 112 हो गया है। 112 ये टोल फ्री नंबर है। ये प्रत्येक राज्य में अपनी कैपिटल स्टेज पर इसको सुना जाता है और वहां से उस क्षेत्र में रहने वाली जो पेट्रोलिंग कर रही 112 नंबर की गाड़ी, जिसमें एक दरोगा रैंक का यानी एसओ और एक सिपाही, 2 सिपाही और एक दरोगा एक ड्राइवर मिल सकते हैं, यानी मैक्सिमम 4 आदमी तक होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, वो इसमें होते हैं। उनको सूचित करें और उनको सूचित करने के लिए आप अपने मोबाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी राहगीर के मोबाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप सूचना दें कि इस जगह पर ये दुर्घटना हो गई है इस मार्ग पर, ठीक है। वो लखनऊ रिकॉर्ड होगा हमारे यूपी का, लखनऊ से उस संबंधित थाना क्षेत्र के लिए सूचना आएगी और वहां से पुलिस की गाड़ी आपसे पूछेगी कि कहां पर होगी, तो आप उसको सही जानकारी दें, तत्काल ही जानकारी दें। दूसरा क्या करें, एम्बुलेंस को सूचित करें। 101, 102, 108 ये सभी एम्बुलेंस के नंबर हैं। मोस्टली 102 को ज्यादा यूज किया जाता है। 102 फायर ब्रिगेड के लिए भी यूज कर लेते हैं, 108 एम्बुलेंस के लिए यूज करते हैं। तो आप इनको भी करेंगे यूज तो आपको 108 पर एम्बुलेंस की सेवा आपको मिलेगी। इसका भी जो कांटेक्ट है वो आपके स्टेट लेवल पर होता है और वहां से संबंधित क्षेत्र में निःशुल्क, ये भी निःशुल्क है, ये भी निःशुल्क है, ये भी निःशुल्क है, इन 3 नंबर पर आपको जानकारी मिलेगी और आप उसको बताएं तो एम्बुलेंस उस एक्सीडेंट या आकस्मिक दुर्घटना हुई है उस रोगी को हॉस्पिटल तक ले जा सके। दूसरा काम क्या है कि यदि आपको कहीं भी आप नहीं जानते हैं, आप फर्स्ट एड करना नहीं जानते हैं बाई चांस, वैसे तो आप कर सकते हैं, तो नजदीक किसी डॉक्टर को सूचित करें। क्योंकि एक्सीडेंट के समय, दुर्घटना होने के समय रोगी की जान बचाना, उस मरीज की जान बचाना बेहद लाजमी होता है और ऐसा करने के लिए आपको
सतर्कता अपनानी होगी। दूसरा क्या काम करें, ये फायर ब्रिगेड को बता दीजिए, आग लगी है तो फायर ब्रिगेड को बता दीजिए, नहीं तो पुलिस को बताना ही है, एम्बुलेंस को बता दीजिए, डॉक्टर के बारे में सूचना दीजिए। अगला काम है परिवार के सदस्य को सूचित करना। जैसे कोई व्यक्ति मूर्छित हो गया है तो उसकी जेब में पर्स है, उसमें कोई कॉन्टेक्ट नंबर है, डायरी में लिखा हुआ है, या कोई विजिटिंग कार्ड है, या उसका मोबाइल है, तो उस मोबाइल में कोई डायल नंबर हुआ है तो उसको सूचना दे दे कि ये व्यक्ति, हमें नहीं पता इसका नाम क्या है, या नाम पता चल जाता है तो इस रास्ते पर इसका एक्सीडेंट हो गया है, तो इसको जानते हैं तो आप प्लीज बताइए, तो उसके परिवार के सदस्यों को इन्फॉर्म करें। अब ये सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद आपको ये लगता है कि आप उसका उपचार कर सकते हो तो करना चाहिए, तो उसके लिए उपचार की प्राथमिक निश्चितता करें, उपचार की प्राथमिकता की निश्चितता। अब तुम्हें फर्स्ट एड करनी है तो कौन कौन से रोगों की करनी है, उसकी प्राथमिकता क्या होगी, इसके बारे में बताऊंगा। उपचार क्या करेंगे, यह तो स्पष्ट सूचित ही होता है कि दुर्घटना व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देना होता है, वो भी शीघ्र, लेकिन इसके लिए प्राथमिकताएं निश्चित करनी चाहिए। जैसे व्यक्ति की मृत अथवा जीवित की जानकारी, उपचार के समय ध्यान रखें, पहला है रोगी के जीवित एवं मृत की जानकारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कोई दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है रोगी मूर्छित अवस्था में हो गया हो, मूर्छा आ गई हो, सदमा, शॉक लगा हो, उसे सदमा हो, तो ऐसी कंडीशन सबसे पहले आपकी जानकारी में होना चाहिए कि यह व्यक्ति जीवित है या नहीं। कोई रेस्पॉन्स कर रहा है तो जीवित है, कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा तो वह जीवित नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में उसके यहां देखें, मैं बताया था पल्स की जानकारी रखें, पल्स के बारे में बताया था मैंने आपको, हृदय रोग से संबंधी, ब्लड प्रेशर संबंधी जानकारी से मैं बताया था कि पल्स के बारे में बताया, स्वस्थ व्यक्ति की 1 मिनट में 72 बार हृदय की धड़कन होती है, जिसे पल्स कहते हैं। तो यहां से सूचित करें, ये तो यहां भी उसकी नाड़ी या उसकी पल्स नहीं बोल रही है, तो इस जगह वाले भाग पर ये देखो, ये वाला देखो, ये इन भाग पर डब 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 की आवाज होती है, यहां देखिए, ये होती है इस जगह से। पैर में भी टखना यहां होता है, उस टखने के पास में होती है, वहां पे जानकारी रखें। इतना नहीं कर पाते हैं तो डायरेक्ट काम करें कि उसके हृदय की धड़कन को सुने, कान लगा करके सुने उसकी हृदय की धड़कन। यदि उसकी हृदय की धड़कन चल रही है तो मान लीजिए वो व्यक्ति, वो मान लीजिए नहीं, डेफिनेट वो व्यक्ति जीवित है। तो सबसे पहले रोगी के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि वो व्यक्ति मृत है या जीवित है, ये काम करना बहुत जरूरी है। फिर देखें मूर्छा या सदमा, उसको मूर्छा आई है या सदमा आया है, सदमा शॉक जरूर लगता है। यदि कोई व्यक्ति, कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाए तो मूर्छित हो जाता है और वो सदमा भी ला सकता है और रेस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन उसकी हृदय की कुछ गति चलती रहती है। तो सपोज करके चलो कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि उसकी हृदय की धड़कन तो चल रही है लेकिन वो व्यक्ति सदमा में चला गया है, उसकी ये दांत बंद हो गए, ये इस तरीके से। तो आप उसको खोलना चाह रहे हैं तो क्या करना चाहिए आपको? आप सबसे पहले ध्यान रखें उसके दांत, सदमा, उसको मूर्छा से जागृत करें। पानी की छींटे डाल सकते हैं, पानी के छींटे से, पानी से यानी पानी के छिड़काव से, पानी डालने से
से भी उसकी मूर्छा दूर हो सकती है। हाथ से उसके दांत नहीं खोलें, हाथ से यानी अंगुली से दांत नहीं खोलें। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, रोगी की हम कोशिश करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हाथ से दांत खोल रहे हैं तो हो सकता है कि रोगी तो मूर्छावस्था में था, आपकी उंगली गई और उसको वहीं पर उसने दांत को फिर बंद कर लिया, आपकी उंगली कटने या दबने की चांस ज्यादा रहते हैं। चम्मच से खोल रहे हैं, चम्मच या नुकीली चीज से खोल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में उसके दांतों को खतरा होने की संभावना है, इसलिए इसको भी अवॉइड करें, इसको भी अवॉइड करें, इनका प्रयोग ना करें। सबसे अच्छा तरीका है कि यदि कहीं चीनी मिल जाए, चीनी जो सुक्रोज कहते हैं, C11H22O11 जिसका सूत्र है, इसको लेकर के उसके दांतों पर थोड़ा सा रख दें। जैसे जैसे चीनी घुलना शुरू होगी और उसके दांत खुलना शुरू हो जाएंगे। ठीक। कुछ रोग ऐसे होते हैं कि उनमें हम पानी पिला सकते हैं आकस्मिक दुर्घटना के समय, और कुछ में नहीं पिला सकते। जैसे कि किसी को सर्प ने काट लिया है तो ऐसी कंडीशन में जानकारी रखें किस कारण से इसको सदमा हुआ है, किस कारण से इसको मूर्छा आई है, तो ऐसी कंडीशन में देखें तो उसको सांप ने काट लिया तो पानी नहीं पिलाएं। पॉइजन जिसने पी लिया है, जहर खा लिया, उसको पानी से अवॉइड रखें, अन्यथा क्या होगा, वो उसके पानी के साथ घुल करके शरीर के अन्य भागों तक वो तेज गति से पहुंच जाएगा और उसकी रोगी की मृत्यु हो सकती है। इसकी जानकारी शौक या सदमा के बारे में अवश्य रखें। समझ में आ रहा होगा आपको। अगला पॉइंट है सांस का रुकना, सांस का रुकना। यदि किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और लंबी लंबी सांसें ले रहा है, इस तरीके से ले रहा है, तो आप उसे बेझिझक कृत्रिम सांस दे सकते हैं। कौन सी सांस दे सकते हैं? कृत्रिम। और कृत्रिम श्वास देने के लिए क्या करें, आपके पास जेब में एक रुमाल होगा जो साफ होना चाहिए, उस रुमाल को रोगी के मुंह पर रखें, इस तरीके से ढक दें उसको, और फिर अपने मुंह से, लेकिन फर्स्ट एड कर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि उस समय हम सांस दे रहे हैं उस रोगी को, तो मुझे, जैसे मैं किसी व्यक्ति को लेटा हुआ है उसको सांस देनी है, मुझे कृत्रिम सांस देनी है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे ध्यान रखना चाहिए कि मुझे कोई श्वास संबंधी रोग ना हो, टीबी ना हो, इस समय कोरोना चल रहा है तो कोरोना ना हो, मुंह में पायरिया जैसे लक्षण हैं तो वो नहीं होने चाहिए, है ना। ये छोटी मोटी जो समस्या हैं, तो यदि ये हैं या भयंकर कोई भी समस्या है तो वो व्यक्ति को है तो सांस के माध्यम से रोगी के मुंह में चली जाएगी। फिर भी हम रुमाल के द्वारा यूज करते हैं, रुमाल का यूज करते हैं तो उसमें फिल्टर होकर के जाएगी, कुछ कीटाणु रुक भी जाएंगे मानते हैं, तो उसको कृत्रिम सांस दें, और कृत्रिम सांस देने से ऑक्सीजन की पूर्ति होना शुरू हो जाएगी और वो रोगी कुछ समय बाद ठीक होने लगेगा या स्वस्थ होने लगेगा, फिर डॉक्टर के पास ले जाए। अगला है रक्तस्राव। रक्तस्राव, स्राव जिसे कहते हैं ब्लीडिंग के नाम से भी जानते हैं। रक्तस्राव हो रहा है तो उस समय ध्यान रखें कि रक्त को रोकना बहुत जरूरी है। रक्त कैसे रोका जाए ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। रक्त को रोकने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले जो रक्तस्राव हो रहा है
उसके बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको। फिर एक रोग के बारे में बताऊंगा मैं आपको। रक्तस्राव, इसको खून का बहना कहते हैं, खून का बहना। जैसे कि किसी को ये बाजू में चोट लगी है, इस जगह से खून निकल रहा है, तो क्या करना चाहिए? उस रोगी की पट्टी बांध देनी चाहिए। पट्टी बांधने जो भी आपके पास साफ कपड़ा है उसको बांध दीजिए और उस रोगी के हाथ को ऊंचा कर दीजिए। ये कंधे से हाथ है हमारा उसका, तो उसको ऊंचा कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपके ये बॉडी, ये कंधा, ठीक है, तो रोगी का हाथ जब ऊंचा हो जाएगा तो रक्त का स्राव बंद हो जाएगा। रक्त का स्राव यानी परिसंचरण तंत्र है, जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसमें कुछ कमी आ जाएगी। जैसे ये हाथ है, इस जगह हमारे बढ़ रहा और नहीं बहना रुक रहा है, तो उसको हाथ को ऊंचा कर दीजिए। ऐसी कंडीशन में ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर जाने में कठिनाई महसूस करेगा। इसको आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमारे महानगरों में एक टंकी बनी होती है, तो टंकी की ऊंचाई वाले मकानों तक तो आसानी से इस मंजिल तक आसानी से आएगा, इस मंजिल तक आसानी चला जाएगा, पानी इस मंजिल तक आ जाएगा, इस मंजिल तक यहाँ तक आने दिक्कत करेगा और यहाँ इस मंजिल को तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ऐसे ही ब्लड सर्कुलेशन के समय हमारे सर तक तो पहुंच जाता है, यदि उससे और ऊंचा कर दिया जाए तो 2 फीट समथिंग ऊंचाई हो जाएगी, जिससे कि परिसंचरण तंत्र में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा और रक्त का बहना धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो रक्तस्राव के समय हमें क्या करना चाहिए? जो भी जैसे कि कोई भी प्रक्रिया हुई हो रक्त को रोकने के लिए, यदि वहां मस्टर्ड ऑयल हो, जिसे सरसों का तेल कहते हैं, हल्दी, आपको पता हो हल्दी मिल जाए तो हल्दी लगा दीजिए, और जो कुछ नहीं मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में पट्टी लपेट दीजिए और उसका ऊपर हाथ कर दीजिए और उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। ध्यान ये रखना है कि चिकित्सा करने वाले को, प्राथमिक चिकित्सा करने वाले को अपने आप को डॉक्टर नहीं समझना चाहिए। यदि वो अपने आप को डॉक्टर समझता है और कहता है ठीक है मैं ही ठीक कर दूंगा, डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, तो ये मूर्खता होगी। इसलिए रक्तस्राव के बारे में जानकारी प्राप्त करें, रक्त को रोकने की कोशिश करें। अगला पॉइंट है हमारा जहरीली वस्तु का खान पान। अभी इनके बारे में विस्तृत हम जानकारी करेंगे अगले वीडियो में। जहरीली वस्तुएं वस्तु का खान पान। यदि किसी व्यक्ति ने पॉइजन ले लिया है या कीटाणुनाशक दवा को खा लिया है, पी लिया है, जो भी है, जिस भी कंडीशन में हो, तो आत्महत्या उसने करने की कोशिश की है या किसी भूलवश उसने ऐसा कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से बताएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ऐसी कंडीशन में पानी कतई न दें, पानी न पिलाएं, न पिलाएं, न पिलाएं पानी, क्योंकि पॉइजन उसके शरीर में विभिन्न भागों तक जल्दी ही पहुंच जाएगा और उसको कठिनाई का अनुभव होगा। अगला पॉइंट है जलना। जलने में जिसे बर्न कहते हैं, इस बात का विशेष से ध्यान रखें कि उसने किस प्रकार से जला है। जलने के कारण के बारे में पता करें कि यदि वो आग से जला है तो आग से जलने का ट्रीटमेंट अलग है, और यदि एसिड से जला है तो एसिड से जलने का ट्रीटमेंट अलग है। मान लो किसी पर एसिड अटैक हुआ है, एसिड के द्वारा यानी तेजाब के द्वारा उसको जलाया गया है या जल गया है, तो ऐसे
एसिड के लिए, यानी एसिड के लिए हो गया है तो उसके लिए एंटी एसिड देते हैं। एंटी एसिड के लिए हम क्षार का उपयोग करते हैं। यानी जब हमारे उदर में यानी पेट में गैस बनती है या एसिड बनता है तो हम इनो पीते हैं। इनो या बेकिंग पाउडर जिसे हम कह लीजिए यूज कर लेते हैं, हम सोडा, जो खाने वाला सोडा उसको यूज करते हैं या सोडा बोतल पी लेते हैं। तो सोडा बोतल एक प्रकार का क्षार है, जो एसिड और क्षार के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, उसमें बताएंगे सारी चीजें। यदि किसी व्यक्ति को एसिड से जल गया है तो ऐसी कंडीशन में दूध द्वारा, कैसा दूध होना चाहिए, ठंडे दूध द्वारा धोते रहे उसको। जैसे मान लो इस भाग पर एसिड ने अटैक किया है या हमारे जल गए, तो इस पर थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते हैं। कोई ठंडा दूध, कच्चा दूध मिल जाए बेटर है, ठंडा मिल जाए बेटर है। यदि बॉयल किया हुआ दूध मिला हुआ तो ठंडा कर लें और ठंडा करके उसको डालते रहे जब तक उस घाव पर डालें, जब तक कि दूध का फटना बंद न हो जाए। जैसे ये भाग जला हुआ है, मान के चलो ये भाग जला हुआ है, इस पर हम ये दूध डाल रहे हैं, तो जैसे ही एसिड के संपर्क में दूध आएगा तो वह दूध फटना शुरू हो जाएगा, वो रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। यानी मिल्क क्या है, जब एसिड के संपर्क में आया तो फट जाता है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब उसमें, जैसे कि हम घरों में देखते हैं कि जब हम दूध में कपट रूपी खटाई यानी खटाई डाल देते हैं या नींबू का रस डाल देते हैं या दही डाल देते हैं तो फटना शुरू हो जाता है उसका। तो वैसे ही यदि हमें पता है कि एसिड से जल गया है तो उसको एसिड से अटैक को बचाने के लिए, उसे जलन को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसमें दूध डालना चाहिए। और दूध तब तक डालते रहें जब तक कि वो दूध का फटना बंद न हो जाए। यानी एसिड जब तक रहेगा तब तक दूध फटेगा, जब फट जाना बंद हो जाता है तो मीडियम सही होता है। जल गया है तो जलने के उपाय और भी मैं इसकी विस्तृत रूप से इसके अध्ययन के बारे में बताऊंगा आपको। पानी में डूब जाना, आगे जो हम अध्ययन कराएंगे वो अध्ययन कराएंगे आपको पानी में डूब जाने के बारे में। तो हम क्या उपचार करें इसके बारे में भी बताएंगे आपको। पानी में डूबना, पानी में डूब गया है यदि कोई व्यक्ति, यदि आप तैरना जानते हैं तो उसको बचाने की कोशिश करें। यदि तैरना जानते हैं तो, यदि वो आपके नजदीक है तो आपके पास बंबू वगैरह हो, रस्सी हो, तो उसको उसके पास फेंके और उसको पकड़ने के लिए कहें। ध्यान रखें, डूबते हुए व्यक्ति के समीप आप बिल्कुल न जाएं। क्यों न जाएं? कि यदि कोई व्यक्ति डूब रहा होता है, जैसे करो डूब गया, तो वो अपने को आपको बचाने की कोशिश सबसे पहले करता है। तो हो सकता है कि आप कम तैरना जानते हो या आपका वजन कम हो और डूबने वाले का वजन ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन वो आपको जकड़ लेगा, ऐसे पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद आपको तैरने नहीं देगा। वो समझ में वो तो कुछ डूबना ही होगा, आपको और डूबो देगा। इसलिए क्या करें, अपनी बेल्ट निकालें, बेल्ट उसको पकड़ा दें, या कोई स्वापी हो, गमछा वगैरह हो, रस्सी हो, इसको दें और उसको कोशिश करें कि उसको पकड़ाएं और उसको खींचते हुए लेके चले जाएं, बाहर निकालें। उसके बारे में क्या उपचार है ये आपको विस्तृत रूप से नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा आपसे। सांप का काटने के बारे में बताऊंगा। सांप का काटना यानी सर्पदंश जिसे कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो उस समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहले जिस भाग पर काटा है, सपोज करो इस अंगुली में काटा है, तो क्या कर देना चाहिए? 3 जगह, एक तो इस जगह पर, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर कस करके रस्सी से, या आपके पास फीते हैं, कोई धागा है, कोई गमछा है,
जो भी अवेलेबल हो उसे बांध देना चाहिए। और उसमें जैसे मान लो इस भाग पर काटा है तो उस पर ये क्रॉस का चिन्ह लगा करके ब्लेड से, नए ब्लेड से क्रॉस का चिन्ह लगा करके उसको दबा करके उसके जहर को निकालने की कोशिश की जाए। और यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को रोक देना चाहिए, इस जगह ब्लड सर्कुलेशन रोक देना चाहिए, इस जगह ब्लड सर्कुलेशन रोक देना चाहिए। तो सांप के काटने के बारे में हम अध्ययन कराएंगे आपको। अस्थिभंग, अस्थिभंग हो जाए यानी हड्डी का टूटना, इसे हड्डी का टूटना कहते हैं। हड्डी टूट जाती है तो उस समय में क्या करना चाहिए इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो ये सारे टॉपिक हमारे फर्स्ट एड के अंतर्गत है जो हमारे सिलेबस में है, इनको हम कंप्लीट करेंगे और आपको बताएंगे। जल्द से जल्द ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा और विज्ञान का सिलेबस जो है जो आपके एग्जाम में आता है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। आज मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था कि जो थर्ड सेमेस्टर का सत्री कार्य, प्रोजेक्ट कार्य उसको मुझे भेज दें 15 तारीख तक के लिए, मैंने आपसे कहा था उसको कंप्लीट करें। दूसरा, फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमारे पास डाइट द्वारा भी निर्देश हुए हैं कि आप फोर्थ सेमेस्टर का भी सत्री कार्य, प्रोजेक्ट कार्य पूरा कराने मूल्यांकन करें। उसके बारे में आज मैंने खुद आपको आपके ग्रुप पर वो सेंड कर दिया, क्या प्रोजेक्ट कार्य बनाना है, क्या सत्री कार्य बनाना है, इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से इस टॉपिक के अंत में चर्चा करूंगा। और उसके लिए मैंने समय दिया आपको 25 जून का समय दिया, 25 जून तक तैयार कर लें। ये टॉपिक जैसे ही लास्ट हो जाएगा उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, आपको मैंने भेज दिया है। और जो लोग व्यक्ति एक्टिव नहीं है स्टूडेंट, वो एक्टिव हो जाएं और अपनी पढ़ाई को नियमित कर लें। कभी भी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा एग्जाम तुरंत होंगे, तुरंत एग्जाम के बाद आपका मूल्यांकन करा दिया जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, आपके 2 एग्जाम अभी बाकी हैं और आपका 5 जुलाई को आपका समय यानी सेशन समाप्त हो रहा है। इसलिए इन सारे कार्य को कंप्लीट करें, सभी टीचरों का पूरा कार्य कंप्लीट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।